एडवोकेट डॉक्टर उदय वारुंजेकर का स्वागत है और मैं धन्यवाद देती हूँ नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की ओर से आज के हमारे तीसरे दिवसीय सत्र में। कल हमने करीबन 49 सेक्शंस कवर किए और इसके आगे हम आज तीसरे सत्र में हम आगे बढ़ने वाले हैं। वारुंजेकर सर से मैं कहना चाहूंगी कि बहुत लोगों के हमें फोन आ रहे हैं कि इस सत्र का आयोजन किया हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है और इसके तहत बहुत लोगों को जानकारी मिल रही है और उनका कहना है कि हम पूरा एक्ट पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ टेक्निकल लैंग्वेजेस होते हैं, कुछ भाषा होती है और आपने इतने सरल रीति से वो समझाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है सर आपका नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के इस सत्र में और धन्यवाद देती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको आज का सत्र हम शुरू करें। नमस्कार। नेशनल एसोसिएशन ब्लाइंड इंडिया के द्वारा जो 3 लेक्चर आपने जो किए थे उसमें से ये तीसरा और आखिरी लेक्चर है। आप लोगों को याद होगा तो जो पहला लेक्चर था उसमें हमने नए नए जो कंसेप्ट इस कानून के तहत जो इंट्रोड्यूस किए गए थे वैसे करते करते हम सेक्शन 18 तक आ चुके थे। सेक्शन 18 के बाद हमने आगे चालू किया और सेक्शन 48 तक गए थे, मगर एक जो उसमें से जो छोटा टॉपिक था वो मैंने पीछे रखा था, वो था सेक्शन 41 जिसे कहते हैं एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में थोड़ा आज कहूंगा, ऐसा मैंने कल आपको कहा था। उसके लिए शुरुआत करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आज के दिन में मोबिलिटी या घूमना फिरना ये भी अपना एक महत्वपूर्ण अधिकार बन चुका है और हर व्यक्ति को, चाहे वो दिव्यांग हो या ना हो, उसके लिए मार्केट में जाना, ऑफिस में जाना या स्कूल में जाना या और कहीं भी जाना ये जरूरी हो जाता है। ये जरूरी होने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, जो आवागम की जो व्यवस्था है, उसके लिए जो फैसिलिटी है, अगर वो अच्छी नहीं है तो परेशानी हो जाती है। तो इसलिए जो भी बस स्टॉप्स है, जो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, ये पार्किंग प्लेस है, टॉयलेट है, टिकट काउंटर है, टिकट मशीन्स है, इन सब को एक अलग सी इम्प्रूवमेंट करना जरूरी होता है। मगर इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में सोचते नहीं है। आज भी बंबई में एक जो पहले कुछ साल पहले एक जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो मैं आपको बता सकता हूँ। जो बंबई में जो बस होती है जिसे हम BEST बस कहते हैं, तो बस जो भी होती है उसको लोअर डेक वाली, जिसका जो भी पहली जो सीढ़ी होगी वो सीढ़ी और नीचे करके लोअर डेक वाली बस बनाई गई थी, क्योंकि कई जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको चढ़ने में, बस में चढ़ने में असुविधा होती थी। इसके वजह से नया कंसेप्ट बनाया गया था। मगर ये होने के बावजूद भी बंबई के BEST के द्वारा ये बसेस बाद में निकाल दी गई, क्योंकि उनमें कुछ चलाने में कुछ परेशानी थी। मगर मुझे जानकारी नहीं है पूरे देश में और कहीं ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था या नहीं किया था। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो आज व्हील चेयर वाला आदमी रेलवे स्टेशन पर जा सकता है, मगर व्हील चेयर वाला बस में चढ़ नहीं सकता। तो इसके बारे में कुछ करना पड़ सकता है। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट में व्हील चेयर वाला आदमी जा सकता है, मगर उसके लिए जो भी पार्किंग प्लेस है, जो उसकी व्हीकल पार्क करनी पड़ती है, उसके लिए तो अलग सा इंतजाम करना पड़ेगा। आज अभी कभी कहीं भी आप पब्लिक जो बिल्डिंग है वहां पर जाके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि कुर्सी पे बैठ के जो व्हील चेयर वाला आदमी है उसके लिए जो टॉयलेट जो वहां पर होना चाहिए वो टॉयलेट वहां पर अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। इसकी वजह से
बहुत सी परेशानी आज भी लोगों को होती है। ट्रांसपोर्टेशन के साथ ये टिकट काउंटर जो होता है, इसके बारे में भी ये कानून कहता है कि उसमें भी बदलाव होना चाहिए। इसके अलावा हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, अलग-अलग टाइप का ट्रांसपोर्ट है। जैसा नदियों के द्वारा हो सकता है, समुद्र के द्वारा हो सकता है, हवाई जहाज के द्वारा हो सकता है, या there is one person, Mr. Organizer, there is one Kumraj who is unable to mute himself. Will you kindly help him? Thank you. क्या होता है कि ये जो कई-कई अलग जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस है, इनके लिए ये करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो भी डिज़ाइन है, उसके जो स्टैंडर्ड्स है, इसके बारे में भी बदलाव ज़रूरी है कि जो डिसेबल लोगों की जो ज़रूरत है, वो देखकर करना पड़ सकता है। आज भी हमारे पूरे भारत में जो भी नए जो हाईवे जो बन रहे हैं, इन हाईवे के ऊपर जो टॉयलेट जो बनाए गए, वहाँ पर व्हीलचेयर वालों को एक्सेस नहीं है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसकी वजह से सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो भी एक अधिकार बन चुका है, इस अधिकार में हर व्यक्ति को वहाँ जाने के लिए हम कुछ ना कुछ तो अपना ट्रांसपोर्टेशन मोड बदल सकते हैं। जैसा बदलाव हम ऑटो रिक्शा के बारे में भी कर सकते हैं, जैसा बदलाव टैक्सी के बारे में कर सकते हैं, जैसा बदलाव रिक्शाज़ के बारे में कर सकते हैं, जैसा ये जो भी अलग-अलग व्हीकल्स है, उसमें भी हम बदल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जो कई जो अदर डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं, उनके लिए थ्री व्हील की जो स्कूटर होती है, उसका रजिस्ट्रेशन कई साल पहले नहीं होता था। आरटीओ के पास जाकर बहस करना पड़ता था, आरटीओ के अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता था। मगर उच्च न्यायालय के सामने ये पक्ष रखने के बाद फिर ये थ्री व्हीलर स्कूटर जो होती है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी हो सकती है, ऐसी स्कूटर का रजिस्ट्रेशन बहुत ही अभी आसान हो चुका है। कई लोगों को ऑफिस में आने के लिए एक नया उनको स्पेशल कन्वेंस भी मिलता है, तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं कि इस कन्वेंस के द्वारा नए जो भी आप संतोष मोरे, आपका मोबाइल बंद कीजिए। मिस्टर संतोष मोरे, आपका मोबाइल बंद कीजिए। Mr. Rahul, I need your assistance. Will you kindly concentrate on those persons who are unable to mute themselves? Allow me to continue. जो भी व्यक्ति ऑफिस में जाना चाहते हैं, उनको जो भी स्पेशल अलाउंस मिलता है, इसके बारे में भी नैब इंडिया देख सकते हैं कि नैब इंडिया सोच सकती है कि हर राज्य में कितना-कितना अलाउंसेस है, कौन सा राज्य अच्छा तरीके से अलाउंस दे रहा है, कौन सा राज्य कम अलाउंस दे रहा है। अगर कम है तो वो बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। इसमें बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये भी हम इसमें के द्वारा पूछ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हो चुका है कि कई दिव्यांग व्यक्ति की जो फोर व्हीलर भी परचेज कर सकते हैं और उनकी अपेक्षा होती है कि मुझे फोर व्हीलर चलाना है, तो मुझे चलाने के लिए मेरी गाड़ी जो है इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। ये भी पॉसिबल है। क्यों? कि आज का जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, उसके वजह से अगर आप कहें कि मैं फोर व्हीलर चलाऊँगा और मुझे पैर नहीं है या मुझे हाथ नहीं है, तो सिर्फ हाथ से कंट्रोल करें या सिर्फ पैर से कंट्रोल करें, फिर भी कार फोर व्हीलर चला सकते हैं। मगर इसके लिए आरटीओ का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लगता है एज़ अ स्पेशल व्हीकल, जो मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जिसके लिए आपको जाकर आरटीओ के साथ थोड़ी बहस भी शायद करना पड़ सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो न्यायालय में भी जाना पड़ेगा। ये भी हो गया एक इम्पोर्टेंट आपका अधिकार कि जिसके द्वारा आप ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर सकते हैं। हमने कई मल्टी डिसेबिलिटी वाले लोग देखे हैं कि जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन का साधन न होने की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाए। मल्टी डिसेबिलिटी की बात छोड़ दीजिए, अगर सिंपल डिसेबिलिटी है फिर भी ट्रांसपोर्टेशन की अगर व्यवस्था नहीं है, तो उनकी जो भी प्रोडक्टिविटी है, वो जो पूरे देश का जो
एक अपना जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन जो दे सकते हैं, ये एक्चुअली नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको अगर एक्सेस नहीं है, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन आपके पास नहीं है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर घूम नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो आपकी जो भी एक उपयोगिता है वो कम हो जाती है, आपका जो कि एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो सवाल था, ये मैंने जानबूझ के पीछे रखा था। जो लोग आज आ चुके हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि उसमें से कोई सोनार नाम के जिन्होंने क्वेश्चन टाइप किया है कि पीडब्ल्यूडी के कंसेप्ट जॉइन कीजिए, इंट्रोड्यूस कीजिए। ये तीसरा लेक्चर है। आप पहले लेक्चर का सवाल साहब पूछ रहे हैं, पहला और दूसरा लेक्चर नैब इंडिया के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, वो आप नैब इंडिया के पास से आप ले सकते हैं, क्योंकि जो पहले जो फिलहाल कंसेप्ट की आप बात करते हैं, ये कंसेप्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। जो 100% विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, उनके कंसेशन के बारे में एक सवाल आ गया। हेमेंद्र प्रताप सिंह, इनका भी सवाल है, इसके बारे में कंसेशन आज भी है, इसके बारे में नैब इंडिया हो सकता है या कोई अन्य संगठन भी, हर राज्य में क्या क्या 100% दृष्टिबाधित व्यक्तियों को क्या क्या कंसेशन मिलता है, इसका एक कंपेंडियम बना सकते हैं, सब कंपाइलेशन बना सकते हैं, और वो अगर लोगों को चाहे तो वहां पर हम दे सकते हैं। बंबई में जो भी लोग लोकल के द्वारा प्रवास करते हैं, उनको ये तो कई दफा उन्होंने देखा होगा कि दिव्यांगों के लिए जो भी एक छोटी सी कंपार्टमेंट की जो जगह होती है, वहां पर जो व्यक्ति दिव्यांग नहीं है, ऐसे व्यक्ति आमतौर पर बैठे हुए मिलते हैं। ऐसे ही हालत अगर आप बस से आप ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई बीएसटी वाला बस है, या कोई एसटी स्टेट ट्रांसपोर्ट वाला है, और वहां पर लिखा होता है कि उसमें से कुछ सीट्स, कुछ जगह ये दिव्यांगों के लिए आरक्षित होता है, मगर ऐसे कई मामले आते हैं कि उस सीट पर, उस जगह पर, उस जो भी कुर्सी है, उस पर जो व्यक्ति दिव्यांग नहीं है, वो व्यक्ति बैठी हुई पाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या करना चाहिए, ये भी कानून कहता है कि दिस विल बी अ क्रूएल ट्रीटमेंट। इसके बारे में उनके खिलाफ हम केस भी दर्ज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, उनको भी शिक्षा हो सकती है। इसके साथ कई जो भी सिस्टम जो फॉरेन में है, वो सिस्टम थोड़ी आहिस्ता हमारे जो सिग्नल्स है वहां पर आने लगी है। अगर हम बंबई की बात करें, तो बंबई में जो भी बड़े हुए सिग्नल्स है, वहां पर जो भी लाल रंग का सिग्नल है या हरे रंग का सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल, उसको ऑडियो सिग्नल भी बनाया गया है। मगर इतनी ट्रैफिक हो जाती है कि ऐसे कई जगह पे आपको सुनाई नहीं देता, और इसकी वजह से किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को, डिसेबल अपने जो दोस्त है, उनको रास्ता क्रॉस करने में कठिनाई होती है। तो इसकी वजह से कई जगह पर ये नए कुछ करना चाहिए, नया कुछ सिस्टम बनाना चाहिए। इसके अलावा और एक सजेशन भी आ सकता है, क्योंकि हमारे हर बस में अभी जीपीएस लग सकता है, तो जीपीएस के द्वारा अभी बस कहाँ पर है या ट्रेन कहाँ पर है, ये अभी पता चलता है। तो अगर ये लोकेशन ऑफ द बस, अगर जो भी दिव्यांग व्यक्ति है उसको उसकी भाषा में अगर हम पहुंचा सके, तो उससे जो भी कठिनाई होती है कि कौन सी बस आ गई, पता नहीं चलता, हमारी बस कितने मिनट में आने वाली है, पता नहीं चलता, हमारी बस आ गई या दूसरी आ गई, पता नहीं चलता। ये सब जो भी कठिनाई है, इसके बारे में हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। विश्वास मराठे नाम के है, उन्होंने कहा कि आप बस के अनाउंसमेंट के लिए कुछ बस स्टॉप या बीपर की व्यवस्था कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। मगर इसीलिए तो मैंने ये एक सवाल, एक ये जो इश्यू है, ये सेपरेट रखा हुआ था, कि जिसके बारे में हम सेपरेट से आज डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा वैसा ही है कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग न्यू एक्सपेरिमेंट्स बनाए गए हैं। अगर ये जो भी न्यू एक्सपेरिमेंट्स है, ये न्यू एक्सपेरिमेंट्स अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने यहाँ भी, तो उससे सबको हेल्प हो सकती है। तो इसलिए इसका सबका जो भी अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स है, अलग-अलग जो भी कंसेशंस है, इसमें क्या है, क्या नहीं, इसका सबका कलेक्शन मुझे लगता है नैब इंडिया को करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पर एक नया सिस्टम हम पूरे भारत को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर आ गया 9, सेक्शन आ गया 49।
इस सेक्शन में आ गया कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस चैप्टर के लिए। सेक्शन 50 कहता है कि रजिस्ट्रेशन, किसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? जो भी इंस्टीट्यूट है जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वालों के लोगों के लिए है, ऐसी संस्था का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। आपको शायद याद होगा कि पहले सेक्शन में भी मैंने कहा था, पहले सेशन में मेंटल हेल्थ एक्ट है, तो मेंटल हेल्थ एक्ट जो था 1987 का, उनका अगर लाइसेंस है तो उनको वापस इस न्यू कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। इस कानून के तहत अलग-अलग टाइप के रजिस्ट्रेशन मिल सकते हैं, जैसा थोड़ी देर पहले हमने कल वाले सेशन में भी कहा था या परसों वाले सेशन में भी कहा था, शेल्टर होम। तो शेल्टर होम के बारे में जो भी ये संस्था शेल्टर होम बनाना चाहती है, रन करना चाहती है, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सेक्शन 51 कहता है कि कैसे अप्लाई किया जाए और फिर सर्टिफिकेट कैसा आपको रजिस्ट्रेशन का देना चाहिए, इसमें कितना समय 90 डेज का होता है कि कैसा होना चाहिए, वो रिन्यूअल के लिए करना क्या प्रावधान है, ये सब इसमें आ गया, जिसके बारे में हम लोगों को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मगर ध्यान में रखना चाहिए कि हर ऐसी जो भी संगठन है कि जो डिसेबल्ड लोगों के लिए काम करती है, उनको इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। सेक्शन 52 कहता है रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन देते हैं तो कानून का उनका ऑब्जेक्ट होता है कि रेगुलेट करे, इनकी एक्टिविटीज रेगुलेट करना चाहिए। तो एक्टिविटीज जो भी रेगुलेट है इनके लिए जब कोई गलती हो जाती है तो उनका रजिस्ट्रेशन रिवोक, इसका मतलब कैंसल भी कर सकते हैं, वापस भी ले सकते हैं। इस टाइप का भी कानून में प्रावधान है। इसके अलावा जो भी अगर रिवोकेशन की या रजिस्ट्रेशन ना दिया तो इसके खिलाफ अपील की प्रोविजन है, वो है सेक्शन 53 में, मगर उसमें ज्यादा डिटेल में फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ कानून कहता है कि जो सेक्शन 54 कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रन की गई, चलाई गई जो भी संस्था है, इनमें इनके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। तो इसकी वजह से ये कानून कहता है सेक्शन 54 की ये उनको नहीं लगेगा। तो इसकी वजह से ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट रन या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी संस्था है, इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। सेक्शन 54 कहता है, 55 कहता है कि गवर्नमेंट अपनी जो भी फाइनेंशियल कैपेसिटीज है उसमें ये जो भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन जो बन चुकी है उनके द्वारा स्कीम्स और प्रोग्राम जो भी है वो इंप्लीमेंट कर सकती है। तो ये जो भी संस्थाएं बनेगी इनके द्वारा ये स्कीम रजिस्टर हो सकता है, ये सेक्शन 55 में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट अभी नेक्स्ट चैप्टर आ गया, चैप्टर 10। दिस इज अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। आप लोगों को याद होगा कि पुराने कानून में जो भी प्रावधान था उसके तहत जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया था उसके बारे में बहुत सा बहस चल रहा था, कई केसेस दर्ज हो चुके थे। महाराष्ट्र में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसका जो औरंगाबाद बेंच है, उस बेंच के सामने भी कई केसेस आ चुके थे जिसमें एलिगेशन था कि जो व्यक्ति एक्चुअल 40% उसकी 40% इसकी इनकी डिसेबिलिटी नहीं है, फिर भी उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो ये कैसे बात आ गई? ये कुछ स्कैम है क्या? ये कुछ गलती है क्या? इसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पर मामले चले थे, और जहां तक मुझे याद है पूरे देश में भी अन्य जगह पर भी ऐसे मामले चल रहे हैं कि जहां कोई ना कोई व्यक्ति झूठ बोल के भी सर्टिफिकेट अवेल कर रहा है, क्योंकि कानून कहता है कि आपको अगर किसी स्कीम का बेनिफिट लेना है तो कम से कम 40% पर 40% आपके पास ये होना चाहिए, डिसेबिलिटी होनी चाहिए। इसमें से कई प्रावधान ऐसे हैं कि जिनके लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं उनके लिए भी अलग सी योजनाएं कानून में बनाई गई है। मगर उसमें से अगर समझो कि एक 100% जो भी है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो उसमें से कुछ प्रोविजंस ये 40% एंड अबव जो भी है इनके लिए बनाई गई है। तो इसकी वजह से जिस व्यक्ति को उस स्कीम का लाभ लेना चाहता है वो खुद अपना सर्टिफिकेट पहले उसको लेना पड़ेगा। सेक्शन 56 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन दे देगी कि जिसके बारे में डिसेबिलिटी की जो भी है उसको कैसा एसेस करे, क्या करे, कैसा सर्टिफिकेट दे दे, इसके बारे में सेक्शन 56 कहता है।
सेक्शन 57 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा, उसका जो भी एक्सपीरियंस है, उसकी क्वालिफिकेशंस है, वो देखने के बाद उसे ऑथोराइज करेगा कि आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर आमतौर पर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का जो सिविल सर्जन जो होते हैं, उनको आमतौर पर अधिकार है, ऐसा हम कह सकते हैं। या अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जो भी है, इनको भी अधिकार है, ऐसा हम कह सकते हैं। देन सेक्शन 58 जो है, 58 इस कानून का, वो कहता है कि इसके बारे में प्रोसीजर कैसी है, कि कैसे अप्लाई करें, फिर उसके बारे में कौन सा फॉर्मेट में हम अप्लाई करें, कितने दिनों में होना चाहिए, असेसमेंट कैसी होनी चाहिए, क्या-क्या इंक्वायरी करनी चाहिए, ये सब सेक्शन 58 में आ गया। और 58 में उसके बाद आता है सेक्शन 59, जो कहता है कि अगर सर्टिफिकेट का जो भी डिसीजन है, उसके बारे में अगर आपको अपील करना चाहे तो आप अपील कर सकते हैं। ये आ गया सेक्शन 59 का, जो आपका अपील की प्रावधान हो गया। हम लोगों को पता है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कुछ साल के बाद बढ़ भी सकता है, या कुछ साल के बाद उनका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कम भी हो सकता है। वैसे कम होने के चांसेस कम होते हैं, मगर बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का रेगुलर इंटरवल में ये वापस जो भी सर्टिफिकेशन है वो होना पड़ता है। इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस इसके बारे में है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है। तो मैं आपको अपील करूंगा और नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड को भी अपील करूंगा कि आप इस बारे में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, वो आप कंपाइल करें। साथ में स्टेट गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है, वो भी आप कंपाइल कर सकते हैं। इसका जब मैं अपील के बारे में बात कर रहा, तो अपील कहाँ पर करना है, ये कानून में कहा गया है कि बाद में गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि किसके पास ये अपील दाखिल करे। मगर किसी राज्य में आज भी अपीलेट अथॉरिटी नॉमिनेट नहीं हुआ है। अलग-अलग राज्यों में आज भी इसके बारे में अगला प्रावधान नहीं बनाया गया, तो इसके बारे में हम जरूर कुछ कर सकते हैं। तो नैब इंडिया के द्वारा ये भी अपेक्षा है कि ये जो भी फिर सेक्शन 59 में जो भी अपीलेट अथॉरिटी है, वो और सेक्शन 56 में जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, इनके बारे में जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकलना चाहिए। अगर किसी राज्य सरकार ने किया नहीं है, तो वहां पर नैब का स्टेट यूनिट भी फॉलो अप कर सकता है। ये मुझे आपको डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है, उसके बारे में मैं आपको सुझाव दे रहा था। इसके साथ हम आते हैं तो अगले चैप्टर की तरफ, जिसका चैप्टर का नाम है चैप्टर 11 और नंबर 11 है, और वो कहता है सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। इसका मतलब आ गया 3 टायर सिस्टम आ गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी आ गई, राज्य लेवल पर आ गई तो स्टेट का एडवाइजरी बोर्ड आ गया, और सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल का एडवाइजरी बोर्ड आ गया। मैं लगभग 1.5 साल राज्य का स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था, मगर कुछ दिन पहले नया गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आ चुका है, उन्होंने जो भी व्यक्ति थे उन सबको वहां से निकाला दिया है, और नया वो वापस एडवाइजरी बोर्ड गठित करने वाले हैं। तो इसकी वजह से मेरे साथ जो भी अन्य व्यक्ति थे, इन सबको हमें निकाल के वो जो बोर्ड था, वो अभी वापस गठित करने वाले हैं। जहां तक मुझे याद है, इसमें मैं इस बोर्ड का मेंबर होने के बावजूद सिर्फ एक ही मीटिंग हुई थी, जबकि कानून कहता है कि इसकी रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए। तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो भी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, इनकी मीटिंग रेगुलरली हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसके मिनट दीजिए, अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, ये भी हम आरटीआई में अर्जी लगाकर देख सकते हैं। चलो देखते हैं कि सेक्शन 60 क्या कहता है। सेक्शन 60 कहता है कि केंद्र सरकार अपना सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाएगी। इसमें मिनिस्टर होगा इंचार्ज, जो चेयरपर्सन होंगे। देन इसके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 रहेंगे। फिर उनके मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर ऑफ ऑल स्टेट, राज्यों के जो भी अलग-अलग राज्यों के जो भी डिसेबिलिटी फील्ड के जो भी मंत्री है, वो वहां पर 100% मेंबर होंगे। देन सेक्रेटरीज है अलग-अलग डिपार्टमेंट की, वो वहां पर आएंगे। नीति आयोग जो है वहां पर जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन वहां पर रहेंगे।
नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है, इनके चेयरमैन भी वहां पर आएंगे। नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस कमीशन जो भी है, उनके चेयरमैन रहेंगे। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग के जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो भी वहां पर आएंगे। रेलवे बोर्ड के वहां पर चेयरमैन आएंगे। डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वो भी वहां पर आएंगे। एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये भी वहां पर डायरेक्टर वहां पर पहुंचेंगे। ये अलग अलग ऐसे बहुत बड़ी एक मात्रा में ऐसा विस्तृत प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका उद्दिष्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है। सेक्शन जो भी है 61 जो कहता है, या सॉरी, इसमें 5 मेंबर हु आर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन में हो सकते हैं 5। देन 10 लोग एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, और इसके साथ 10 मेंबर नॉमिनेट करेंगे, जिसमें उसमें से 5 महिलाएं होंगी, और उसमें से एटलीस्ट एक सदस्य या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का होगा, ये भी उसमें कहा गया है। और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 3 प्रतिनिधि भी नेशनल लेवल के हो सकते हैं, ये कानून में प्रावधान बनाया गया है। इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये बहुत बड़ी एक 100 लोगों की एक बॉडी बनेगी। और जब 100 लोगों की बॉडी बनती है तो उनकी मीटिंग होना ये आमतौर पर मुश्किल हो जाता है। और आज के जो हालात है, पेंडेमिक सिचुएशन, इसमें तो मीटिंग लेना ये और भी मुश्किल बन चुका है। क्या करना है काम इनको, इनके जो भी टर्म्स है वो सेक्शन 61 में है। देन डिस्क्वालिफिकेशन जो भी है वो 62 में है। उसके साथ आता है कि यहाँ पर जो भी आदमी है वो वेकेट भी कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 64 आता है, जो कहता है कि कम से कम 6 महीने में एक मीटिंग तो होनी चाहिए। तो हम आरटीआई के द्वारा ये भी पूछ सकते हैं केंद्र सरकार को कि आपने ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड गठित किया है क्या? अगर गठित किया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स मुझे हमें दीजिए, और अगर आपने उसकी मीटिंग बुलाई है तो कब बुलाई है, और उसमें जो भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो भी आप उसमें मांग सकते हैं। सेक्शन 65 कहता है कि उनके कामकाज क्यों है, उनके फंक्शंस क्या-क्या हो सकते हैं, क्यों गठित किया है। तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करने का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके साथ ही नेशनल पॉलिसी जो बनाते हैं, उसमें उनका सुझाव एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके साथ सब जो अलग-अलग डिपार्टमेंट है, इनका रिव्यू और कोऑर्डिनेशन का काम है। उसके साथ आता है कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वालों लोगों के जो भी कॉजेस है, उनकी जो भी कठिनाइयाँ है, इसके बारे में स्कीम, प्रोजेक्ट या नेशनल प्लान तैयार करने का काम करना, ये भी उनका महत्वपूर्ण काम है। रिकमेंडेशन वो कर सकते हैं कि अबाउट रीजनेबल अकोमोडेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में रिकमेंडेशन कर सकते हैं। अलग-अलग जो कानून है, उनका इम्पैक्ट क्या है, उस पर भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अलग-अलग उनको काम दिए जाएंगे, ऐसे अलग-अलग काम भी ये कर सकते हैं। इसका मतलब आ गया कि ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई गई है, मगर जब तक ये कार्यान्वित नहीं होती, जब तक ये अपनी पूरी क्षमता में काम नहीं चालू करती, तब तक हमारे जो भी भाई-बहन है, इनको कानून के बुक का फायदा नहीं मिल पाएगा। ये जो भी सिस्टम है वैसे ही रह सकती है, ऐसा मुझे डर लगता है। सेक्शन 66 की तरफ आते हैं, जो आ गया स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। जैसे मैंने सेंट्रल का कहा था, वैसे आ गया स्टेट। यहाँ पर मिनिस्टर हो सकते हैं, यहाँ पर सेक्रेटरीज है, देन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके साथ 5 एक्सपर्ट है, 5 एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें महिला भी है, उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का एक कम से कम एक सदस्य चाहिए, ये भी आ गया। स्टेट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 3 लोग वहां पर, सॉरी 1 मेंबर हो सकता है, ये आ गया। उनके टर्म के बारे में 3 साल की टर्म है, सेक्शन 67 कहता है। सेक्शन 68 डिस्क्वालिफिकेशन की कहता है। आगे चलते हैं, सेक्शन 70 जो कहता है कि वापस 6 महीने में कम से कम एक मीटिंग तो होनी चाहिए। तो हर राज्य में जो भी अपना नैप का स्टेट यूनिट है, वो वहां पर एप्लीकेशन लगा के इस मीटिंग के बारे में जानकारी पा सकते हैं कि ये क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कब मीटिंग आगे होने वाली है। ये आप जल्दी से जल्दी ऐसे इंफॉर्मेशन आप पा सकते हैं, ताकि आपका एप्लीकेशन जाने के बाद जल्दी से जल्दी ये सब लोग काम करना चालू कर सकते हैं। सेक्शन 71 में
स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की फंक्शंस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी बॉडी थी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, वैसे ही राज्य के भी फंक्शंस है। थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकता है, मगर ज्यादातर वही है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ गए, जो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, और जो भी फंक्शंस उनको दिया गया है वो करेंगे, वो उनको करना पड़ेगा। तो राज्य में हम ये भी एक काम कर सकते हैं कि जहां तक मुझे याद है, कई जगह पर ये स्टेट लेवल की कमिटी जो भी है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। तो इसके बारे में भी आरटीआई डाल के, या चाहे तो बाद में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल के, हर स्टेट लेवल पर हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी काम चालू करे, इसके बारे में कुछ प्रयास कर सकते हैं। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर आ गया 12, वो आ गया चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। हमें याद होगा कि पुराने कानून में भी यही प्रावधान था, पुराने कानून में भी ऐसी ही व्यवस्था थी, वैसी व्यवस्था नए कानून में है। सेक्शन 74 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसे कहते हैं सीसीपीडी, ये अपॉइंट कर सकते हैं। जहां पर हमारे सब श्रोता है उनके लिए सीसीपीडी का ऑफिस दिल्ली में, नई दिल्ली एरिया में है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी नजदीक है और सुप्रीम कोर्ट से भी नजदीक है। तो भगवान दास रोड पर सीसीपीडी का ऑफिस है। मैं दिल्ली जाता हूं तो कई दफा वहां पर भी मिलकर आता हूं, मगर वहां पर भी परेशानी है, क्योंकि वहां पर काम ज्यादा है और जगह कम है, और उसके साथ जो वहां पर स्टाफ है वो भी कम है। तो इसकी वजह से उनके पास जो भी हियरिंग होता है, उनके पास जो भी काम चलता है, ये काम एक्चुअल असल में अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। तो उनके जो भी स्टाफिंग पैटर्न है, या उनके पास जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यू है, वो भी शायद किसी दिन नैब को उठाना पड़ेगा, ताकि ये सीसीपीडी या कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अच्छा काम कर सके। इसके साथ चलते हैं सेक्शन 74 के तहत, जो कहता है कि कम से कम 2 पर्सन आप कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं। मैंने कहा एक चीफ कमिश्नर हो गया, जिसे कहते हैं सीसीपीडी, और उसको मदद करने के लिए 2 कमिश्नर केंद्र सरकार अपॉइंट कर सकता है। ये आ गया सेंट्रल लेवल पे। उनके सैलरी अलाउंसेस जो भी है, इसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 75 कहता है फंक्शंस ऑफ द चीफ कमिश्नर। ये क्यों बनाया गया है? हमने देखा कि इस कानून में नए कुछ प्रावधान है, नए कुछ अधिकार दिए गए, नई कुछ व्यवस्था बनाई गई है, और ये व्यवस्था कार्यान्वित होने का जो काम है उसको सुपरवाइज करने की एडवाइजरी बोर्ड है, और साथ में चीफ कमिश्नर है। तो हम हमारी जो भी समस्या है वो एडवाइजरी बोर्ड के सामने रख सकते हैं, या उसके साथ ये जो भी कमिश्नर साहब है इनके सामने हम अपना पक्ष रख सकते हैं। हमारी जो भी समस्या है वो वहां पर उनके सामने ले सकते हैं, उनके सामने हम न्याय मांग सकते हैं। इसके साथ इस कानून में कोड भी बनाया गया है। तो अभी यहाँ पर 3 प्रकार के रिड्रेसल मैकेनिज्म आ गए। एक तो आप जा सकते हैं कोर्ट में, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद मैं बात करूंगा। इसके साथ आप चीफ कमिश्नर साहब के पास जा सकते हैं, और इसके अलावा आप जो एडवाइजरी बोर्ड है, जो सेंट्रल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। ये हो गई कानूनी प्रावधान। तो हम वापस आते हैं सेक्शन 75 चीफ कमिश्नर क्या कह सकते हैं? चीफ कमिश्नर आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा लॉ में बदलाव चाहिए, कौन सी पॉलिसी में बदलाव चाहिए, कौन सी प्रोग्राम में बदलाव चाहिए, कौन से स्कीम में बदलाव चाहिए। ऐसे ऐसे कई इश्यूज ये नैब भी उठा सकती है, कि जो चीफ कमिश्नर के पास हम लेके जा सकते हैं। चीफ कमिश्नर को इंक्वायरी करने का अधिकार है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी इंडिविजुअल जो भी अपने डिसेबल्ड भाई बहन है, तो उनकी जो भी समस्या है, कठिनाई है, या उनके जो भी अधिकार है, उनके बारे में अगर उनकी शिकायत है, तो उसमें इंक्वायरी करने का अधिकार चीफ कमिश्नर साहब को है। तो मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, कि जिसके द्वारा हम चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के पास जाकर उनकी मदद भी हम ले सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान आ गया, जिसके द्वारा हम अपने जो भी अधिकार है उसके लिए सीसीपीडी के पास जा सकते हैं। सीसीपीडी को और क्या अधिकार है? तो उनको रिव्यू करने का अधिकार है रिगार्डिंग द सेफगार्ड विच आर प्रोवाइडेड,
और केंद्र सरकार को वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इसके अलावा स्टडी वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, रिसर्च चालू करने के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस जो भी इस कानून के बारे में करना चाहिए, जो पब्लिक अवेयरनेस है, उसके बारे में भी करना वो कर सकते हैं। ये कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में भी वो मॉनिटर कर सकते हैं। जो भी फंड्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड, उसका जो डिसबर्समेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड है उसका जो डिसबर्समेंट है, उस पर मॉनिटरिंग भी इसी सीसीपीडी को करना है। तो आपको याद आ गया होगा कि कानून के तहत जो भी व्यवस्था है, वो व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम ना बने। अगर हम राज्य घटना की तरफ जाएंगे तो राज्य घटना में हमें पता चलता है कि यहाँ पर 3 अंग है, जैसे जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है और उसके साथ ये पार्लियामेंट भी बनता है। तो इन सबको एक तरीके से ऐसे बांध के रखा है, जिसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस की थियरी। कोई भी इसमें से सुपर पावर ना बने, पूरी व्यवस्था वो कंट्रोल ना करे। इसलिए फंड कौन रिलीज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करेगा। और उस पर मॉनिटरिंग कौन करेगा? वो चीफ कमिश्नर करेगा। चीफ कमिश्नर को तो कानूनी अधिकार दिए गए। तो इसकी वजह से ये आ गया एक चेक एंड बैलेंस की थियरी, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि कई जगह पर कानून अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था के ऊपर निर्भर होती है। इन सबको जोड़ के तीनों जो भी अंग है, इन सबको इकट्ठा लेके कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ये सेक्शन 76 कहता है कि ये जो भी सीसीपीडी है, ये अपने पास जो भी केस आएगी उसके बारे में वो रिकमेंडेशन करेंगे। अभी इसमें थोड़ा हमारे सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा। समझो हम सिविल कोर्ट में जाते हैं, तो सिविल कोर्ट में जो भी कानून का जो भी डिसीजन मिलता है, उसे हम कहते हैं जजमेंट। क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं, वहां पर भी होता है जजमेंट। वो जो निकाल पत्र होता है, जजमेंट होता है, उसकी अमल बजावनी या एग्जीक्यूशन या उसको अमल में लाना, ये हम चालू कर सकते हैं। मगर इस कानून में जो चीफ कमिश्नर साहब के जो पावर्स है, उनको रिकमेंडेशन के पावर है। उनको खुद का जो भी अपना जजमेंट होगा या अपना जो भी डिसीजन होगा, वो इम्प्लीमेंट करने के अधिकार नहीं है। ये इसमें माननीय बंबई उच्च न्यायालय का भी एक जजमेंट है कि वो कहता है कि कानून में ये जो कमिश्नर साहब है, इनको सिर्फ रिकमेंडेशन का अधिकार दिया गया है। तो रिकमेंडेशन के अधिकार के बाद क्या होगा? उसके बाद अगर ये जो भी रिकमेंडेशन कहा किसको करेंगे? दो डिपार्टमेंट को करेंगे, गवर्नमेंट को भेजेंगे। अगर वो गवर्नमेंट को नहीं एक्सेप्टेबल है, तो ये वापस 3 महीने के पहले इस व्यक्ति को वापस बताना पड़ेगा और कमिश्नर को भी बताना पड़ेगा, ताकि जो भी वो व्यक्ति है, वो आगे इसके बारे में आगे कुछ प्रयास करे। ये आगे कानून में एक लैक्यूना, कानून में एक त्रुटि रह चुकी है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो भी कोर्ट है, उस कोर्ट को अपना जो भी कानूनी जो भी अपना जजमेंट है, उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का, अमल में लाने का भी अधिकार होना चाहिए। इसके साथ सवाल आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अधिकार इनको होने चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि अगर आप चीफ कमिश्नर या राज्य के जो कमिश्नर है, इनको अगर आप कानूनी अधिकार देते हैं और उनको अगर सिविल कोर्ट के जैसा एडजुडिकेशन आप करना चाहते हैं, या जो भी हमारे दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए जो भी उनका जजमेंट जो उनका आएगा, वो जजमेंट अगर किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो क्या करे? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्शन के पावर भी इन चीफ कमिश्नर साहब को होना चाहिए। ये कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं इसका सुझाव जरूर दे सकता हूं, मगर पार्लियामेंट ये सुझाव एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये हमें पता नहीं है। तो इसकी वजह से आगे चलते हैं सेक्शन 77, जो कहते हैं कि जो सिविल कोर्ट के पावर से वो चीफ कमिश्नर साहब को है, जैसे कि समन्स इशू करे, वारंट इशू करे, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, किसी अगर आपको साक्ष्य लेना है, डिपोजिशन, तो एविडेंस भी आप ले सकते हैं। ये आ गया सेक्शन 77। उसमें एक कानून और भी है कि दिस इज नोन एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये भी आ गया।
इसके साथ महत्वपूर्ण सेक्शन आता है सेक्शन 78, जो कहता है कि एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को तैयार करना है। ये जो भी रिपोर्ट है ये ऑनलाइन मिलने चाहिए, मगर आज भी अगर हम देखेंगे तो ये ऑनलाइन मिलते नहीं है। ये गवर्नमेंट को हम रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं, मगर ये रिपोर्ट अगर एक्सेसिबल नहीं है, अगर हमारे दृष्टिबाधित व्यक्तियों को अगर वो नहीं मिल रहे, उसमें ऑडियो फाइल नहीं है या उसकी ब्रेल कन्वर्जन नहीं है, तो इस रिपोर्ट का कुछ फायदा नहीं होता। इसके साथ ही सबसे पहला सवाल आता है कि भाई ऐसे रिपोर्ट जनरेट होते हैं क्या? तो सेंट्रल के जो चीफ कमिश्नर है, उनके कई रिपोर्ट बनते हैं। राज्य के बनते हैं क्या? तो आज तो ये भी देखना पर लायक है कि अनेक जो भी राज्य है वहां पर ऐसे रिपोर्ट बनते हैं या नहीं बनते। कई राज्य ऐसे कि जिनके पास अभी भी रिपोर्ट नहीं बन रहे। ये एनुअल रिपोर्ट है, साल में पूरे उस राज्य में या पूरे देश में हमारे दिव्यांग व्यक्तियों की क्या हालत है, कौन सी व्यवस्था कैसी कैसी चल रही है, कौन सी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे चल रहा है, ये उसमें होना चाहिए। ये अगर है तो हमें इमीडिएटली वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जहां तक सेंट्रल कमीशन की बात है, तो सेंट्रल के जो भी कमीशन है, सेंट्रल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, उनके कुछ रिपोर्ट मैं पढ़ चुका हूं, मगर राज्य के जो रिपोर्ट है वो आमतौर पर नहीं मिलते और पब्लिश भी नहीं होते। तो इसकी वजह से मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि नैब इंडिया के द्वारा अपने अपने स्टेट यूनिट में भी ये काम आप कर सकते हैं कि स्टेट के जो भी कमिश्नर है उनके रिपोर्ट, और साथ में नैब इंडिया के द्वारा सेंट्रल कमिश्नर के पास भी अर्जी लगा के उनके जो भी रिपोर्ट है वो उसकी कॉपियां मंगवा सकते हैं या उसको ऑनलाइन करने के लिए प्रयास भी कर सकते हैं। अगला सेक्शन जो आता है वो आता है सेक्शन 79, जिसमें स्टेट कमिश्नर होता है। स्टेट कमिश्नर की प्रोसीजर सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसी है। देन फंक्शंस आते हैं कलम 80 में, सिमिलर का पावर्स है और सिमिलर उसमें दोष भी है, जो कहता है कि इनको सिर्फ रिकमेंडेशन का अधिकार है। वो आता है सेक्शन 81 में, जो कहते हैं कि इनको रिकमेंड करने का अधिकार है और 3 महीने में एक्शन उसमें लेना चाहिए। अगर नहीं लिया तो उस व्यक्ति को बताना चाहिए। ये उसमें प्रावधान आ गया। बात ऐसी बनती है कि अगर ऐसा चल रहा है तो कोई व्यक्ति ऐसी भी हो सकती है कि जिसका जो कानूनी अधिकार है उसके बारे में जजमेंट आ चुका है कमिश्नर का और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो क्या करें? अगर ऐसे हालात में सिर्फ रिकमेंडेटरी अगर ये कह रहे हैं, तो अगली स्टेप क्या हो सकती है? तो अगली स्टेप, हमने एक टेस्ट केस किया था, जो टेस्ट केस एक दृष्टिबाधित व्यक्ति बंबई के थे, उनके ही नाम पर किया गया था और हमने हाईकोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखा था कि सर कानून के चौकट में थोड़ी कठिनाई है, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है। जो ड्रॉबैक है वो ऐसा है कि वहां पर एग्जीक्यूशन की, अपना जो आदेश है उसका अमल करने की व्यवस्था तो कुछ है नहीं, कंटेम्प्ट के कुछ उनके पावर्स तो है नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। तो इसकी वजह से हम कानून के चौकट में आर्टिकल 226 के तहत आते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय में ये हमारा जो मामला था, इसकी सुनवाई करते हुए सामने वाले को कंपेल किया कि ये जो जजमेंट है ये आपको अमल करना पड़ेगा। ये कई बातों में कई लोगों को ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए सुझाव देना पड़ेगा कि इस कानून में कुछ संशोधन होना चाहिए जिसके द्वारा एग्जीक्यूशन के भी पावर उनको मिलने चाहिए या साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी पावर मिलने चाहिए। पावर्स ऑफ द स्टेट कमिश्नर, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, सेंट्रल कमिश्नर जो भी है वैसे ही पावर स्टेट कमिश्नर को है, जिसे हम कहते हैं कि सिविल कोर्ट के पावर है। जैसा समन्स इशू कर सकते हैं, वारंट इशू कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, साक्ष्य जो भी है विटनेस को एग्जामिन करके एविडेंस भी ले सकते हैं। उनको सिविल कोर्ट का दर्जा ये दिया गया है, साथ में जुडिशियल प्रोसीडिंग भी उनको माने जाते हैं अंडर आईपीसी एंड सीआरपीसी। सेक्शन 83 कहता है कि स्टेट कमिश्नर जो भी है उनका एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट जाना चाहिए। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा वैसे आमतौर पर नहीं होता। इसमें बहुत कुछ करने लायक बातें हैं, क्योंकि ये कानून बनाते वक्त ये क्यों बनाया गया था? अपेक्षा ऐसी थी कि खुद ब खुद ये कानून काम करने लगे, इसलिए हर एक जो भी ऑर्गन है उस ऑर्गन पर दूसरे का कंट्रोल था। जैसे अलग अलग जो भी स्कीम्स जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो चलाई जाती है, उसका असेसमेंट, उसका रिव्यू ये कमिश्नर साहब लेंगे। कमिश्नर को फंड कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा।
और अभी हम जाते हैं वो कोर्ट की तरफ, ये आ गया स्पेशल कोर्ट का प्रावधान। तो ये एक तरीके से चेक एंड बैलेंस थियरी थी, ये नए कानून में भी आपको दिखाई देते हैं। मगर जहां पर आज के हालात है, तो कई लोगों को ये कानून जानकारी नहीं है और इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली ये सब वैसे ही रह जाता है। सेक्शन 84 के तहत चलते हैं, जो कहता है कि एक स्पेशल कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को डेसिग्नेट कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ये डेसिग्नेट करने के लिए जो वहां का जो लोकल उच्च न्यायालय होगा, उनके चीफ जस्टिस साहब को कंसल्ट करके फिर एक नए जज साहब के अपॉइंटमेंट करेंगे। पहले दिन मैंने बताया था कि महाराष्ट्र के एक जिला में, जो पूना नाम का जिला है, पुणे या पूना कह सकते हैं, वहां पर एक स्पेशल जज अपॉइंट हो चुके हैं। मगर उनके पास अभी तक केसेस ही वहां पर पहुंचे नहीं है। और जहां तक जब तक केसेस नहीं जाते तब तक ये जो भी जज साहब है उनको अनुभव नहीं मिलेगा इस तरीके से कुछ केसेस जो भी है वो हैंडल करने का। सेक्शन 85 कहता है कि हर स्पेशल कोर्ट के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो जाएंगे। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कब होंगे? अगर कोर्ट हो गया तो। मगर नई जो भी प्रॉब्लम है वो ऐसे है कि ऐसे जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इनका भी ट्रेनिंग नहीं हुआ है, इनको भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा। तो ये भी हमें एक नया टास्क हो सकता है कि जहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे नैब इंडिया को और कुछ इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। शायद पूरे देश में जो भी ऐसे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उन सबको एक दिन बुला के उनका एक ट्रेनिंग कैंप या सेंसिटाइजेशन कैंप भी आप कर सकते हैं। या जो भी वहां पर जो भी जुडिशियल एकेडमी होगी, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो बम्बई के पास भाईंदर में महाराष्ट्र जुडिशियल एकेडमी है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश की जुडिशियल एकेडमी ये भोपाल में है। तो ऐसी जगह पर जजेस साहब को या पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो नए बन चुके हैं इस कानून के तहत, इनको बुला के उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। ये हो गया एक नया सुझाव कि जो नैब इंडिया का स्टेट यूनिट या नैब इंडिया भी कर सकता है। ये हो गए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनकी फीस और रेम्यूनरेशन स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तो इसमें केंद्र का रोल आता नहीं है, तो राज्य का रोल आता है, तो स्टेट यूनिट भी कर सकता है या नैब इंडिया भी कर सकता है। फिर हम आगे चलते हैं चैप्टर 14 जो आता है नेशनल फंड फॉर रिसर्च फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। थोड़ी देर पहले मैंने फंड का जिक्र किया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है क्योंकि नए अधिकार दिए गए, मगर इस सब अधिकारों की अमल बजावनी करने के लिए या इसको अमल में लाने के लिए या इसको एग्जीक्यूट करने के लिए या इस कानून को कार्यान्वित करने के लिए जो पैसा लगने वाला है वो कहां से आएगा? तो ये आ गया सेक्शन 86 जो कहता है नेशनल फंड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी तैयार किया जाए। ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकता है। इसमें जो भी बैंकों के द्वारा जो पैसा आएगा वो वहां पर जा सकता है। जो भी चैरिटेबल जो भी डोनेशन आएगा वो वहां जा सकता है। जो भी गिफ्ट है उसके द्वारा भी पैसे वहां पर ले स्वीकार सकते हैं। डोनेशंस भी ले सकते हैं। कई अलग अलग रास्ते हैं कि जिसके द्वारा ये पैसा कैसा गठित हो, ये उसमें लिखा गया है। मगर आज हम देखेंगे तो कई लोगों को ये जानकारी नहीं है कि किस तरीके से करें। तो जब तक ये लोगों को पता नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ फंड स्थापित हो चुका है, तब तक कोई खुद की जायदाद में से कोई वहां पर डोनेशन या गिफ्ट देने के लिए नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इसके बारे में भी ऐसा फंड स्थापित हुआ है कि नहीं हुआ है और उसमें कितना पैसा है और उसका इंतजाम आप कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम नैब इंडिया के द्वारा पूछ सकते हैं। इसके साथ कानून कहता है कि ये जो पैसा है ये कैसा इस्तेमाल करे, इसके बारे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार खुद की कुछ ना कुछ तो गाइडलाइन ला सकती है। कानून कहता है एक सेक्शन 87 की इसके बारे में अकाउंट्स होना चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो भी है उनको भी इसमें बुलाया गया है कि जो इस पर नजर रखेंगे। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मगर ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो भी ऐसा फंड है वो क्रिएट करने के लिए प्रावधान है। सेक्शन 88 कहता है कि राज्य सरकार का भी एक फंड होना चाहिए जो इसी प्रकार से फंड बनता है, जिसमें इसी प्रकार के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ध्यान दे सकेंगे, उसकी निगरानी कर सकेंगे। इसके साथ ही ये भी होता है कि उसका अकाउंट्स मेंटेन होना चाहिए, उसका ऑडिटिंग होना चाहिए, उसका उसी तरीके से जो भी इस्तेमाल है वो करना चाहिए। उसका जो भी रिपोर्ट है
वो पार्लियामेंट्री सेशन के सामने जैसे रखते हैं वैसा लेजिस्लेटिव जो भी असेंबली है उसके सामने रखना चाहिए। ये भी आ गया सेक्शन 86 सेक्शन 88। इसके बाद हम चलते हैं कि नया जो ऑफेंसेस इस कानून में बनाया गए और पेनाल्टीज, क्योंकि पुराने कानून में ये नहीं था। हमें याद होगा कि जैसे एट्रोसिटी नाम का जो कानून है, जो कास्ट बेस्ड कानून है, वैसे ही प्रावधान अभी ये नया बनाया गया है। तो सेक्शन 89 कहता है कि जो भी व्यक्ति इस कानून में, जो भी एक्ट में जो भी लिखा हुआ है और इसके तहत जो रूल्स बनाए हैं, इसका अगर भंग करेगा तो उसे फाइन 5,000 10,000 रुपया का हम इम्पोज कर सकते हैं। और फॉर सब्सिक्वेंट, वो जो दूसरी दफा अगर करेगा तो 50,000 का कम से कम फाइन इम्पोज कर सकते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक हो सकता है। तो प्रावधान क्या कहता है कि अगर एक्ट और रूल्स इन दोनों में से किसी का भी अगर आपने भंग किया है तो आपको फाइन यहां पर इम्पोज हो सकता है। देखिए 5,000 की वैल्यू अब नहीं रही, तो 50,000 दूसरे ऑफेंस के लिए है और मैक्सिमम 5 लाख की है। मुझे लगता है कि ये जो मैक्सिमम कैप है ये भी कभी ना कभी बदलना पड़ सकता है, मगर आम लोगों को अभी तक ये ऑफेंसेस कौन से कैसे होते हैं इसके बारे में आज तक जानकारी ज्यादा नहीं है। इसकी वजह से केसेस दर्ज नहीं हो रहे। केस अगर दर्ज नहीं है तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, स्पेशल जज साहब को काम नहीं है और फिर कानून वैसे का वैसा रह जाता है। सेक्शन 90 कहता है अगर कंपनी ने अगर ऑफेंस किया है तो उनको पनिशमेंट किसको कैसे क्या, इसके बारे में डिटेल प्रावधान है। फुर्सत में अभी देख सकते हैं, जरूरत नहीं है डिटेल में जाने की। इसके साथ अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति को या बेंचमार्क डिसेबिलिटी व्यक्ति को अगर कोई अगर फंसाता है या उसकी फ्रॉडुलेंटली उसकी जो भी बेनिफिट है वो ले जाता है, उसका विश्वासघात करता है, तो 2 साल की और साथ में फाइन जो 1 लाख तक आ सकता है या दोनों के दोनों, ऐसा भी प्रावधान है। सो चीटिंग अगर है, किसी दिव्यांग व्यक्ति को कुछ बेनिफिट है तो अगर बेनिफिट उसको ना देकर खुद अगर वो वहां से बेनिफिट उठा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को भी सेक्शन 91 के तहत उस पर ऑफेंस बनाया गया है। पनिशमेंट जो भी है वो सेक्शन 92 में है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है क्योंकि ये नई बात है। इंटेंशनली इंसल्ट और इंटिमिडेट with an intent to humiliate a person with disability in a public view। तो सार्वजनिक जगह पर अगर जो भी दिव्यांग व्यक्ति है उस दिव्यांग व्यक्ति का जानबूझकर कोई अगर अपमान करता है या उसे ह्यूमिलिएट करता है, उसे अगर ही शुड ह्यूमिलिएशन का अंग्रेजी हिंदी में मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, मगर उसे अगर ह्यूमिलिएट करता है तो ऐसे सब चीजें इसमें पनिशमेंट के लायक पकड़ी गई है। अगर कोई असॉल्ट करता है, कोई मारता है, कोई मारपीट करता है, कोई यूज ऑफ फोर्स किसी को धक्का मारता है या किसी को कोई उसके खिलाफ अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है तो ये भी गलत है। इसके साथ कोई जो भी दिव्यांग महिला है तो उनके बारे में अगर आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमन, उसका अगर विनय भंग हो रहा है या होने का प्रयास अगर कोई करता है तो उसके बारे में भी इसमें ऑफेंस माना गया है। जिस व्यक्ति के ऊपर दायित्व है कि वहां पर जो भी डिसेबल्ड व्यक्ति है उसका, तो उसके बारे में अगर डिसेबल्ड व्यक्ति को अगर खाना या पीना अगर नहीं दे रहे तो ये भी एक ऑफेंस माना गया है। एक किसी भी दिव्यांग व्यक्ति अगर माइनर है, बच्चा है या बच्ची है, तो उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने वाले अगर कोई है तो उनको भी इसमें ऑफेंस माना गया है। जो अगर इंजुरी कर सकते हैं, तो किसी को अगर ईजा है, किसी को अगर इंजुरी है, किसी को अगर कुछ और परेशानी अगर होती है तो इसके बारे में भी कानून कहता है कि दिस विल बी एन ऑफेंस। कई अलग अलग ऐसे प्रकार के ऑफेंसेस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी विदाउट हर कंसेंट। हमने देखा परसों के दिन भी देखा था कि कई दिव्यांग महिलाओं के या दिव्यांग बच्चियों के गर्भाशय निकलने के भी केसेस हमारे सामने आते हैं। वैसे ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अगर वो दिव्यांग महिला है तो उसकी कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता। तो एमटीपी जो कानून है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो और ये सेक्शन 92, इन दोनों को कंबाइंड रीडिंग हम देखना चाहेंगे। इसके साथ में आ गया सेक्शन 93 जो कहता है कि अगर
ये इंफॉर्मेशन अगर फर्निश नहीं की है तो वो भी एक ऑफेंस बनाया गया है। और कॉग्निजेंस कैसे ले जा सकते हैं, तो सेक्शन 92 का 94 कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉई है, उनके खिलाफ अगर एक्शन लेना है कोर्ट को, तो प्रीवियस सैंक्शन होना जरूरी है। जैसे 197 ऑफ इंडियन पिनल कोड होता है, उसी प्रकार के प्रीवियस सैंक्शन लेना जरूरी है। अल्टरनेट पनिशमेंट की भी यहाँ पर प्रावधान है कि जो सेक्शन 95 के तहत है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहां तक मुझे जानकारी है, बंबई में ठाणे डिस्ट्रिक्ट के एक पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर हो चुका था। इसके अलावा और ऑफेंसेस रजिस्टर नहीं हुए। मगर इसका मतलब हो सकता है कि पूरे देश में ऑफेंसेस नहीं हो सकते हैं, मगर एक्चुअली ऑफेंस तो ज्यादा है, उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कई दिव्यांग व्यक्तियों को जानकारी नहीं है कि इससे ऑफेंस अभी नया बनाया गया है। साथ में जो भी पुलिस है उनको जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ नया ऑफेंस बनाया गया है। इसकी वजह से इसके बारे में भी एक कुछ पैम्पलेट हो या पुस्तिका हो या कुछ मराठी में या हिंदी में इसका ट्रांसलेशन नैब इंडिया जरूर कर सकता है। इस नैब इंडिया के द्वारा जो भी ऐसा अगर पुस्तिका बनाई गई तो उसका सर्कुलेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो हम सभी लोगों के पास जाकर दे सकते हैं। इसके अलावा आगे भी सेक्शन 96 के आगे आता है, वो रूल्स के बारे में आता है। एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉ नॉट बार्ड, देन गुड फेथ में एक्शन है वो प्रोटेक्शन होती है। देन सेक्शन 99 और 101 में शेड्यूल अमेंड करना, रूल्स बनाना, इसके बारे में प्रावधान है। ये शेड्यूल की बात है, वो शेड्यूल ऐसा है कि ये स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी जो भी है वो कौन सी है। तो अभी थोड़ी देर कल परसों मैंने कहा था कि पहले 6-7 अलग-अलग टाइप की डिसेबिलिटी थी, वो अभी बढ़ चुकी है। जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी नाम की कैटेगरी है, इसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी आ गया, जिसमें लेप्रेसी क्यूर्ड आ गया, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी आ गया, जिसमें ड्वार्फिज्म आ गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी आ गया, एसिड एक्टिविटी में आ गया। ये अलग-अलग 6 प्रकार के लोग इसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आ गए। जहां तक नैब के जो भी श्रोता वर्ग यहाँ पर है, उनका जो भी इश्यू है वो होता है विजुअल इंपेयरमेंट। तो यहाँ पर ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन आ गई और लो विजन की डेफिनेशन भी आ गई। कई लोगों को याद होगा कि गवर्नमेंट ने एक नया एक कैटेगरी बनाई थी, पार्शियली साइटेड, जिसे हम कहते हैं पीएस। मगर ऐसी कुछ नए कानून में तो प्रावधान है नहीं, पुराने कानून में भी का प्रावधान नहीं था, मगर कई लोगों ने ऐसा नया प्रकार बनाया गया था, तो उच्च न्यायालय के सामने जाकर हमें चैलेंज करना पड़ा था, ये भी कई लोगों को याद होगा। हियरिंग इम्पेयर्ड में डीफ और हार्ड ऑफ लर्निंग, इसकी भी व्याख्या आ चुकी है। उसके साथ आ गया स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। तो ये 4 अलग अलग टाइप के डिसेबिलिटी तो आ गए। इसके साथ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डिसेबिलिटी आ गए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आपको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी समझ में आता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आता है। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के 2 नए पहलू भी आ चुके हैं। मेंटल बिहेवियर नाम की नई प्रकार बनाया गया है, जिसमें मेंटल इलनेस आ चुका है। और इसके अलावा डिसेबिलिटी एक नया कैटेगरी है कि जो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो भी है, जो भी मस्तिष्क जो भी है, जो मेंदु है, उस पर जो भी परेशानी किसी व्यक्ति को हो सकती है, तो उसकी वजह से क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की जो भी बीमारी है, उसके बारे में भी नया है। पार्किंसंस डिसीज नाम की जो बीमारी है, इसको भी स्वीकृत किया है। इसके साथ आता है ब्लड डिसऑर्डर। ये हमें ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, मगर हीमोफीलिया के जो भी लोग होते हैं, हीमोफीलिया नाम का जो भी एक ब्लड डिसऑर्डर होता है, उसको भी इस कानून में लाया गया है। थैलेसीमिया, ये भी वैसे कम लोगों में पाई गई बीमारी है, इसके बारे में भी है। सिकल सेल डिसीज, ये तो बहुत ही कम लोगों में होता है, मगर इसके बारे में भी समावेश किया गया है। ये होने के बाद मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले जो भी लोग हैं, इनको कानून के चौकट में लाया गया है। ये हो गया पूरा कानून, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐसी हो गई कि ये कानून बनाने वाले जो लोग थे, जो हमारे लेजिस्लेटर साहब थे, उन्होंने इस कानून को पब्लिश तो कर दिया, गैजेट में तो आ गया, मगर इसके जो भी प्रिंसिपल्स है, वो आमतौर पर इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी मदद उनको जरूरत है। कानून में एक प्रिंसिपल है, वो कानून का प्रिंसिपल ऐसा है कि
जिस दिन गैजेट में ये कानून पब्लिश हो गया, उस दिन पूरे भारत में सभी लोगों को जो भी ये कानून बन चुका है, ये हम उनको बना सकते हैं, ऐसा प्रिजम्पशन के उनको पता चल चुका है, ये उसमें है। मगर ये होने के बावजूद आज के दिन में कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि इसमें क्या प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि नैब इंडिया के द्वारा ये जो भी 3 लेक्चर का जो भी सीरीज बनाया गया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे आपसे अपील करूंगा कि ये आप रिकॉर्डेड सेशन ये अलग-अलग जो भी दिव्यांग व्यक्ति है, उनके मोबाइल पर आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो फुर्सत से देख पाएंगे। हर स्टेट यूनिट का फेसबुक पेज होगा, वहां पर भी आप कर सकते हैं। नैब इंडिया का फेसबुक पेज होगा, वहां पर भी आप कर सकते हैं। इसके साथ जो भी दिव्यांग व्यक्ति है, उनके पास इसको आप शेयर या सर्कुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो भी पब्लिक अवेयरनेस बढ़ने वाला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब इसका अधिकार जब पता चलेगा, उसके बाद ही लोगों को इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि ये जो भी कानून है, ये हमारे लिए बनाया गया है और इसमें जो भी प्रावधान है, इस प्रावधान का हम उपयोग कर सकते हैं। जिस दिन पहले ये लेक्चर चालू हुआ था, उसी दिन मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। अभी लगभग 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे हो चुके हैं कुल मिला के, मगर साढ़े 3 घंटे होने के बाद भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये कानून पूरी तरीके से आपके साथ मैंने शेयर किया है। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, 3 दिन हम लगातार काम कर रहे हैं। 3 दिनों में कई लोगों ने अपने-अपने नोट्स निकाले होंगे, कई लोगों ने अपने-अपने सवाल जो भी है वो पूछने के लिए तैयार किए होंगे। मगर मुझे लगता है कि ये अगर करना है तो ध्यान में रखना पड़ेगा, इस कानून की जानकारी जब तक सब लोगों को नहीं मिलती, तब तक ये कानून सिर्फ किताबों में रहेगा और अपना जो भी अधिकार है, वो अगर हम अधिकार अगर नहीं जान लेते, तो हमें लगता है मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये कानून किताबों में रहेगा, एक्चुअल उसका कुछ इस्तेमाल हम नहीं कर पाएँगे। इसलिए मैं नैब इंडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर जो भी व्यक्ति यहाँ पर ऑनलाइन है, जो भी फेसबुक लाइव देखते हैं, जो भी यूट्यूब टेलीकास्ट जो भी देखते हैं स्ट्रीमिंग, उन सब के पास मैं उन सबको अनुरोध करता हूँ कि ये जो भी रिकॉर्डिंग है, ये आप कई लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सके, उनके अधिकारों के बारे में वो अपने खुद जो भी वो समझ सके और इम्प्लीमेंट कर सके। ये हो गया पूरा सेशन। इसके साथ कुछ सवाल है, तो अगर पल्लवी कदम मैडम अगर परमिशन दे दे, तो मैं जो भी सवाल है वो कुछ उनके जवाब ढूँढने का प्रयास करता हूँ। कदम मैडम? यस सर। ओके, धन्यवाद। यस। विश्वासराव मराठे नाम के हैं, वो कहते हैं सर फॉर्मेट मिल सकता है क्या कंप्लेंट करने का? कंप्लेंट करने का कुछ फॉर्मेट तो है नहीं, इसलिए अगर आप चाहे तो नैब के पास आकर नैब के जो भी लीगल सेल है, उनके पास जो भी वकील है वो आपको मदद कर सकते हैं। अगर चाहे तो नैब इंडिया को मैं भी मदद कर सकता हूँ। उन्होंने ये भी पूछा है कि सेक्शन 92 के तहत जो भी ऑफेंस है वो दखल पात्र है कि नहीं? वो दखल पात्र ऑफेंस उसका जो भी कैटेगराइजेशन है वो होता है ये सीआरपीसी के तहत। इसमें जो भी ऑफेंसेस है, इसमें जो भी पनिशमेंट है वो 3 साल से कम है, इसकी वजह से इसको एनसी नॉन कॉग्निजेबल इस तरीके से बनाते हैं, तो आपको वहां पर जाके एनसी के द्वारा कर सकते हैं। ये भी एक बदलाव करना पड़ेगा। विनोद भानुशाली है, उन्होंने पूछा कि नीलेश नाइक नाम की जो व्यक्ति है, उनके तरफ से ये पूछ रहे हैं कि वो एसी कंपनी में काम करते थे और ब्लाइंड बनने के बाद कंपनी उन पर काम पर नहीं ले रही है। उन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है ऐसे कई लोगों की परेशानी है, क्योंकि कानून कहता है कि अगर आप काम करते-करते अगर आपको ब्लाइंडनेस आ चुका है, तो आपको वो काम से नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आप नैब इंडिया के जो भी लीगल सेल है, उनके पास जा सकते हैं। नैब इंडिया के द्वारा अगर जरूरत पड़े तो मैं भी उनको मदद करने के लिए तैयार हो सकता हूँ। प्रज्ञा उपाध्याय मैडम ने ये पूछा है, वनीता हरिया नाम की जो ब्लाइंड लेडी है, उनकी तरफ से पूछा है, शी वांटेड टू नो इफ अ सीनियर सिटीजन गेट चीटेड रिगार्डिंग her or his property by the relatives, then how visually challenged person get justice against it, or how to prevent this forgery through legal process, please explain. देखिए ऐसा है, इसमें कोई डायरेक्ट तो सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि ऐसे कई व्यक्ति हो सकते हैं कि जिनके बारे में परेशानी हो सकती है,
मगर ऐसे मामले में भी पुलिस के पास जाकर आपको एक्शन मांग लेना पड़ सकता है, या आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। नायब इंडिया के जो भी लीगल सेल है वहां पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन है, थोड़ा पहले आ चुके थे। क्वेश्चन था नूतन देसाई, इन्होंने पूछा था, कपिल शिवराज पाटिल इनके द्वारा इनका सवाल था, उनका कैसा था, उनका कहना था कि वो लातूर से है और डाइवोर्स लेना चाहते हैं। जो उनकी पत्नी थी, जो भी उनके दोस्त थे, उनकी पत्नी थी, वो साइटेड थी, वो भाग गई है, उसको वापस आना चाहती है, बच्चा नहीं मिल रहा है, क्या करे? इसके बारे में मुझे लगता है कि ये भी सवाल बहुत डिटेल में है, मगर नायब इंडिया का जो भी लीगल सेल है उसके पास ही जाकर आपको मांगना पड़ेगा। लातूर में भी नायब का लातूर यूनिट है, वहां पर भी आप मांग सकते हैं। बेसिकली इसके बारे में जो ऑनलाइन सेशन है इसमें इस तरीके से जो सवाल है इसका जवाब देना उचित नहीं होगा, तो इसलिए आप नायब इंडिया के पास जाइए, वहां से जो भी आपको लीगल सेल जो भी है वो आपको वहां से हेल्प करेगा। नूतन देसाई इन्होंने पूछा था, शिव कुमार भालके इनकी तरफ से, उनका कहना था कि जो भी प्रॉपर्टी जो मिली है उसमें प्रॉपर्टी में अधिकार ब्लाइंड व्यक्ति को मिला नहीं है, तो वो जो भी पार्टीशन है वो पार्टीशन में के बारे में क्या करे, वो पार्टीशन आपको चैलेंज करना पड़ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये भी आप लीगल सेल जो भी नैब का है वहां पर जा सकते हैं। ये जो भी है ये सवाल इंडिविजुअल सवाल है, इंडिविजुअल सवालों का जवाब ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देना उचित नहीं होता, इसलिए नैब के जो भी लीगल सेल है वहां पर आप जाइए। नैब के लीगल सेल में मेरे जैसे कई वकील है जो आपकी सहायता करने के लिए वहां पर हाजिर रहेंगे। इसके साथ ही सवाल सब खत्म हो चुके हैं, तो मैं सूत्र अभी वापस एडवोकेट पल्लवी कदम मैडम को, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नैब, उनको मैं देता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप इस कोविड-19 के सिचुएशन में घर पे बने रहिए, सेफ रहिए और ये कानून समझिए, कानून जानिए और उसका अमल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने 3 दिन का सत्र चलाया और सभी को बहुत अच्छी तरह से जानकारी हुई है। मुझे खुशी है कि आज हमारे कई और ऑफिस बेरर भी जुड़े हुए थे। डॉक्टर विमल कुमार डेंगला थे ही, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अटलेकर जी, सुहास कर्णिक जी जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी अभी, क्योंकि मैं विमल डेंगला जी से वोट ऑफ थैंक्स की देने की गुजारिश करूंगी। विमल डेंगला जी। थैंक यू पल्लवी मैडम, एम आई ऑडिबल? यस यस, वेरी मच। सबसे पहले तो जो हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म देने वाले किस टैब वाले टीम है उनका सबसे पहले धन्यवाद देना है कि उन्होंने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया हमें कि हम लोग एडवोकेट डॉक्टर वारुंजकर को अप्रोच करके इस महत्वपूर्ण सेशन के लिए उनके अनुभव और उनके ज्ञान का लाभ उठा पाए। डॉक्टर वारुंजकर से सभी लोग परिचित हैं, किंतु उन्होंने एक नई प्रतिभा हमको जो देखने को मिली पिछले 3 दिनों के लेक्चर में, कि उन्होंने इतना अच्छा हिंदी लैंग्वेज में जो प्रेजेंटेशन दिया, उससे हमारे मराठी लैंग्वेज वाले, इंग्लिश लैंग्वेज वाले और पर्टिकुलरली हिंदी लैंग्वेज वाले लोगों को भी सबको कंबाइंड बेनिफिट हुआ, क्योंकि इंग्लिश में लेक्चर्स बहुत सारे मिल जाते हैं लेकिन हिंदी में लेक्चर्स देने वाले कम हैं लोग, और इस एक्ट के ऊपर नॉर्मली इतना डिटेल्ड में लेक्चर नॉर्मली नहीं हुए हैं हम लोग की नॉलेज में, जो हम लोगों को पूरे तरह से प्रकाशित कर सके। ये जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एक्ट बना है अभी पूरी तरह से लागू करवाने के लिए कई सारे सुझाव दिए हैं डॉक्टर वारुंजकर ने हम लोगों को। हम लोग कोशिश करेंगे कि उन सुझावों पर नैब इंडिया खरा उतरे और प्रयास करे। और कुछ लोगों के जो व्यक्तिगत प्रश्नों के विषय में बताया कि वो ऑनलाइन में सबके बीच में डिस्कस नहीं हो सकते, उसके लिए हमारा एडवोकेसी डिपार्टमेंट और लीगल सेल जो है नैब इंडिया का, वो प्रयासरत रहता है। उनको आप इंडिविजुअली अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में अरविंद नार्वेकर जी हैं, हमारे डिपार्टमेंट के HOD,
उनके सबके पास कांटेक्ट डिटेल होंगे, नहीं तो अरविंद जी शेयर कर लेंगे और उस पर अप्रोच करेंगे, आप लोगों का शंकाओं का और समस्याओं का समाधान होगा। डॉक्टर उदय वारुंजकर और उनकी टीम के कई सारे एडवोकेट्स हैं जो हमारे लीगल सेल और एडवोकेसी डिपार्टमेंट में 1-to-1 समस्याओं का समाधान करते रहते हैं और बहुत सारे सफलताएं प्राप्त किए हैं हम लोगों ने उनके सहयोग से और उनके सपोर्ट सिस्टम के द्वारा। इसके अलावा हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, ईसी मेंबर्स हैं, हमारे टीम मेंबर्स, प्लस जो हमारे पर्टिकुलर बेनिफिशियरीज हैं, पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं इसमें और स्टाफ मेंबर्स तो हैं ही हमारे साथ में। उन सब ने इन सेशन में आए, उन्होंने इसका लाभ उठाया, क्योंकि उनके अगर पार्टिसिपेशन नहीं होता प्रॉपर तो हम लोगों को इस सेशन का इतना अधिक बेनिफिट नहीं दिखता। लेकिन तीनों दिन लगातार 100 से ऊपर अटेंडेंस रही, सेंचुरी तीनों दिन पूरी हुई। इनिशियली हम लोगों ने सोचा था कि मुश्किल होगा, बट अच्छा काम हुआ हम लोगों का और हम कोशिश करते हैं कि भविष्य में भी आप लोगों को आवश्यकता होगी तो हमारे साथ में डॉक्टर वारुंजकर आएंगे और हम लोगों को अपने ज्ञान और अनुभव से लाभ देंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब वंस अगेन एंड होल टीम ऑफ KISTAB। थैंक यू सर। Thank you very much, sir. It was a privilege to. Thank you, Rahul. Thank you, Rahul. Thank you, Varunjekar sir. Thank you very much. Vimal ji, thank you very much. And all the participants, once again, thank you. पल्लवी मैडम को विशेष थैंक यू, उन्होंने बहुत अच्छे से फैसिलिटेट किया। घर बैठे बैठे इंटरनेट गड़बड़ करता है तो भी उन्होंने कोशिश की, घर वालों को भी इन्वॉल्व किया उन्होंने। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक सूचना तो शेयर कर ले रहा है मैडम, स्टे होम परमिशन, एक सूचना और शेयर कर लेते हैं हम लोग। कल इसी समय को हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। हम डॉक्टर वारुंजकर से भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे हम बात करेंगे अलग से बाद में इस बारे में। हम लोगों ने 3 दिनों का एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है 16, 17 एंड 18 सैटरडे, संडे एंड मंडे को, जिसमें हम लोग कोविड-19 से जो अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, नए तरह के कुछ चिंताएं और कुछ समस्याएं डिसेबल कम्युनिटी के सामने आ गई हैं, उस पर चर्चा परिचर्चा और साथ में उस पर क्या समाधान फ्यूचर में होंगे। हम लोगों को जो ये फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस की जगह पर हम शब्द यूज करें और फिजिकल डिस्टेंस से ब्लाइंड को क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं और उसके क्या उपचार, वे आउट हो सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए गूगल मीट पर हम लोग सेशन करने वाले हैं 16, 17, 18 पर, जिसके आप डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे सभी से, लेकिन आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि डॉक्टर वारुंजकर को भी हम दोबारा से 5-10 मिनट के लिए पकड़ें कि वो हम लोगों को अपना उस क्षेत्र में भी थोड़ा अनुभव शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। थैंक यू सभी को। थैंक यू ऑल वंस अगेन। थैंक यू सर।